ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं आलोक सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लाइफ साइंस, आपका स्वागत करता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट टी का एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज को डिस्कस करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। ऐसा माना जाता था एंशिएंट पीरियड की, अगर हम बात करते हैं बहुत पुराने समय की, आदिकाल की यदि हम चर्चा करें, सो दैट टाइम पीरियड में लोगों का ऐसा मानना था कि किसी भी रोग का कारण देवी देवताओं के प्रकोप होते हैं। खासतौर पे ऐसे लोगों के लिए जो बुरे काम करते हैं, जैसे चोरी करना, डकैती करना या किसी तरीके का अपराध यदि करते हैं, तो उसके फलस्वरूप ईश्वर हमें इसका दंड देता है और हमें रोग के रूप में वो दिखाई देता है। लेकिन ये एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, वैज्ञानिक थ्योरी नहीं थी। इन मान्यताओं को, जो कि आदिकाल से चली आ रही थी, उन्हीं मान्यताओं को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने साइंटिफिक थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे हम जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार is the currently accepted scientific theory for many diseases. It states that microorganisms known as pathogen or germs can lead to disease. सामान्य तौर पर ये जो थ्योरी थी, ये वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर थी और विभिन्न प्रकार के रोगों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो ये मान्य भी थी। इस थ्योरी के आधार पर वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि किसी भी रोग का कारक जो होते हैं, द पॉजिटिव फैक्टर्स जो होते हैं, वो एक्चुअली पैथोजन के नाम से जाने जाते हैं, जर्म्स के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीवाणु भी कह सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। सो अल्टीमेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन या जर्म्स एक्चुअली किसी भी डिसीज का कारण होता है। These small organisms, too small to see without magnifications, invade humans, other animals and other living hosts. So ultimately ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो एक्चुअली रोग का कारक होते हैं, ये इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते, इन्हें हम नेकेड आइज के माध्यम से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। सामान्य तौर पर ये जो सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम पैथोजन या जर्म्स कह रहे हैं, ये अपने होस्ट कोशिका के शरीर के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। हिंदी में यदि हम बात करें, ये किसी परजीवी कोशिका के ऊपर, दूसरी सेल के ऊपर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, their growth and reproduction within their host can cause disease. सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें कि कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरी कोशिका के ऊपर डिपेंडेंट है, वो दूसरी कोशिका के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, वहां पर वो रिप्रोडक्शन करता है और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है, और इसके परिणाम स्वरूप हमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, डिसीज के सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। साइंटिस्टों का जो अगला मत था, जो अगला उन्होंने पॉइंट दिया, germs may refer to not just a bacterium but to any type of microorganism such as protists, fungi or even non-living pathogens that can cause disease such as viruses, prions or viroids. वैज्ञानिकों का यही मानना था कि रोग का जो कारक है, जिन्हें हम पैथोजन, जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जान रहे हैं, ये केवल बैक्टीरिया के फॉर्म में नहीं पाए जाते, बल्कि इनकी कई सारी कैटेगरीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटिस्टा के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, उदाहरण आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है, जिसे हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटिस्ट ग्रुप का एक सदस्य होता है। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, कुछ और कैटेगरीज हमको उन्होंने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। जैसे हम पैथोजन की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया हमने समझा, प्रोटिस्टा हमने समझा, फंजाई, कई सारी ऐसी फफूंदें भी देखने को मिलती हैं जो रोग फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वायरस की अगर हम बात करें, वायरस जो कि नॉन लिविंग फॉर्म में पाया जाता है, सामान्य तौर पर ये कहा गया कि जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहलाते हैं।
जनरली अगर वो किसी सरफेस एरिया पर अगर वायरस है तो वो सजीवों के लक्षण प्रकट नहीं करता, वो नॉन लिविंग के फॉर्म में पाया जाता है। आप कोविड के केस में इजीली आप इसको एक एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे रिसेंटली कोरोना काफी ज्यादा फैल रहा है, तो कोरोना का जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक वायरस है। वायरस को मैंने क्या बोला, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहलाता है। मीन दैट उसके अंदर दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। वायरस को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए किसी न किसी सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है, लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। अगला एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो रोग कारक होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनमें प्रियॉन्स को भी शामिल किया गया। प्रियॉन्स इज सिमिलर लाइक टू वायरस। जैसे वायरस होते हैं उसी तरह से प्रियॉन्स भी होता है। कहीं ना कहीं इसका जेनेटिक मटेरियल भी आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है और उसको भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए किसी लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। अगला एग्जांपल उन्होंने दिया वायरोइड का। वायरोइड की एक थ्योरी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए दे रखा है। वायरोइड आर स्मॉल सिंगल स्ट्रैंड सर्कुलर आरएनएस that are infectious pathogen, unlike viruses they have no protein coating. So बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर हम वायरोइड की बात करें तो ये भी पैथोजन के नाम से जाने जाते हैं, रोग फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन वायरस की तरह इसकी आउटर लेयर पर प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती। हमें साइंस फैकल्टी होने के नाते बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस करने की आवश्यकता होगी, आपको कल्पना करनी होगी। अगर हम कोरोना का स्ट्रक्चर देखें, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे आजकल बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। अगर आपने कोरोना का स्ट्रक्चर देखा है तो आपने देखा होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शरीर संरचना है, उसके आउटर लेयर में प्रोटीन का कोटिंग पाया जाता है। और ये भी आपने सुना होगा कि उसका जो प्रोटीन कोट है उसी में म्यूटेशन देखने को रिसेंटली मिल रहा है और ओमिक्रॉन उसको नाम दिया गया। तो अगर हम उसको इमेजिनेशंस कर रहे हैं तो वायरोइड जो होता है उसमें उसकी आउटर लेयर पे प्रोटीन कोटिंग नहीं होती, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेकेड फॉर्म में पाया जाता है। सो जर्म थ्योरी का कंक्लूजन यहाँ पे क्या समझ आना है, अल्टीमेटली जो रोग का कारक होते हैं वो या तो बैक्टीरिया होगा, प्रोटिस्ट होगा, फंजाई होगा, वायरस हो सकता है, प्रियॉन्स हो सकते हैं और वायरोइड भी हो सकता है। अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। अगला पीपीटी जो है वो ये कहता है, जर्म थ्योरी के कुछ और पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल, द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज हैज प्रेजेंटेड अ ग्रेट स्टिमुलस इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन्स। लुईस पाश्चर एंड रॉबर्ट कोच वेयर द नेशनल हीरोज। सो अल्टीमेटली जो जर्म थ्योरी थी, जिन्होंने आदिकाल से चली आ रही जो थ्योरीज थी, जो मान्यताएं थी, जो कहते थे कि ईश्वर के प्रकोप के कारण रोग आते हैं, उसको रॉबर्ट कोच तथा लुईस पाश्चर जैसे वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्होंने ही हमें बताया कि अल्टीमेटली रोग का कारक बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट तथा वायरस हो सकते हैं। एडवर्ड जेनर की यदि हम चर्चा करें, एडवर्ड जेनर 1796 में इन्होंने अपना काम किया है। Edward Jenner introduced vaccination against smallpox using material from lesion of a similar disease of cattle. बहुत इंपॉर्टेंट नाम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग एडवर्ड जेनर का, जिन्होंने वैक्सीनेशन की खोज की। नोट करना चाहिए आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वैक्सीनेशन का खोज किसने किया है। दैट टाइम हम लोग जो कोरोना का वैक्सीन लगा रहे हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत पहले हम लोगों को मिल चुके हैं और इन प्रिंसिपल्स को सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने स्मॉल पॉक्स के माध्यम से दिया। In 1960s, Joseph Lister introduced antiseptic surgery on the basis of Pasteur's evidence for the ubiquity of airborne disease, airborne microbes. So, जो पास्चर्स के एविडेंस थे, जिन्होंने हमें बताया था, लुईस पास्चर साहब ने ही हमें बताया था कि इस एटमॉस्फेयर में कई सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम अपनी नग्नाकों के माध्यम से नहीं देख पाते। इस प्रिंसिपल्स को या इस थ्योरी को जोसेफ लिस्टर नामक वैज्ञानिक ने और आगे बढ़ाया और उन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो थ्योरी थी उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने हमें बताया कि यदि आप सर्जरी के लिए जाते हैं तो आप जो आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से एंटीसेप्टिक फॉर्म में पाया जाना चाहिए। जिस रूम में सर्जरी की जा रही है वो कंप्लीटली एंटीसेप्टिक होनी चाहिए। आर्टिकल हो गया, रूम हो गया और जिस भी तरीके के गॉज पैड्स या आर्टिकल्स आप यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से माइक्रोब्स फ्री होना चाहिए।
यदि बाय द वे इन थ्योरी इन प्रिंसिपल्स को आप नहीं अपनाते हैं और सर्जरी के लिए आप जाते हैं, तो जो कैंडिडेट है जिस रोग से वो ग्रसित है, आप दूसरे डिसीजेस भी फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगली पीपीटी की ओर चलते हैं हम लोग। अल्टीमेटली आगे का जो अगला जो हमारा पीपीटी है, recognition of agents of infection first to be recognized were fungi. एगोस्टिनो बस्सी ऐसे वैज्ञानिक थे। एगोस्टिनो बस्सी demonstrated that a fungus was the cause of disease of silkworm. अल्टीमेटली अगोस्टिनो बस्सी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये डिस्कस किया, इस प्रिंसिपल को प्रस्तुत किया कि जो सिल्कवॉर्म है उसमें किस तरह से कोई फंजाई रोग का कारक बन सकती है और पूरी सिल्कवॉर्म की जो जाति है उसको खत्म कर सकती है। The etiologic role of bacteria was established by Koch for anthrax. कोच ऐसे वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट कोच ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कैटल्स में, या ये कह लें कि हमारे जो पालतू जानवर हैं जैसे काऊ है, बफेलो है, उनमें एंथ्रेक्स नामक रोग कैसे फैलता है, ये सबसे पहले हमें साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने बताया। द प्योर कल्चर प्रिपरेशन इज द की टू आइडेंटिफिकेशन। रॉबर्ट कोच ने हमें ये बताया, यदि आप प्योर कल्चर करते हैं, प्योर कल्चर का माइक्रोबायोलॉजी की भाषा में मतलब होता है कि यदि आप लेबोरेटरी के अंदर एक विशेष प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो कराते हैं, उसका कल्चर करते हैं, सो वो एक आइडेंटिफिकेशन उसके माध्यम से किया जा सकता है। यदि आप कल्चर करते हैं तो उसके माध्यम से आप एक विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट इज Koch perfected the technique of identification, including the use of solid media and use of stain. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं मैं। अल्टीमेटली रॉबर्ट कोच ने हमें वो तकनीक सिखाया जिसके माध्यम से हम किसी भी विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर सकते हैं, उसको ग्रो करा सकते हैं, उसको स्टैनिंग के माध्यम से, अभिरंजन के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बड़ा डेवलपमेंट रॉबर्ट कोच साहब ने किया। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सॉलिड मीडिया का उपयोग करके, किस तरह से स्टैनिंग का उपयोग करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर आइडेंटिफाइंग द ट्यूबरकल बैसिलस, कोच फॉर्मलाइज्ड द क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनले इन 1840 बट नोन एज कोच पोस्टुलेट्स। तो कोच पोस्टुलेट के नाम से कहीं ना कहीं ट्यूबरकल बैसिलस को भी हम समझ सकते हैं। साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने हमें टीबी फैलाने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जिसे कहीं ना कहीं हम ट्यूबरकल बैसिलस के या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई के नाम से जानते हैं, उसकी खोज उन्होंने की, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने प्रतिपादित किया। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि टीबी नामक रोग पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस हमें कराया साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट पीपीटी की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पीपीटी हमें कहीं ना कहीं बताता है लाइक these criteria have proceed invaluable in identifying pathogen but they cannot be made. Some organisms such as viruses cannot grow on artificial media and some are pathogenic only for man. तो जहां तक ये थ्योरी कही जा रही थी कि सॉलिड मीडिया के ऊपर, या अगर हम कहें कि अगर सूक्ष्म जीवों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाए लेबोरेटरी के अंदर, तो वो उस कल्चर मीडिया के ऊपर सूक्ष्म जीवाणु ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आगे चलकर देखने में ये आया कि कई सारे इश्यूज देखने को मिले। उदाहरण दिया गया कि जो वायरस होते हैं, वायरस को सामान्य तौर पर कल्चर नहीं किया जा सकता या लेबोरेटरी के अंदर उसको ग्रोथ नहीं कराया जा सकता। और ये भी देखने को आया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल ह्यूमन बॉडी में ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, golden era of microbiology was established between 1860 and 1910 because of development of powerful मेथोडोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। सो अगर हम गोल्डन ईरा की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन ईरा कहलाता है 1860 से 1910 के बीच में, बिकॉज कई सारी ऐसी मेथोडोलॉजी उपयोग में लाई गई जिसके माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की
खोज हुई जो इस एटमॉस्फेयर में थे, जिन्होंने रोग फैलाने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में उसके एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलेंगे। लाइक मोreover various member of the German school isolated in addition to the tubercle bacillus the cholera vibrio, typhoid bacillus, diphtheria bacillus, pneumococcus, staphylococcus, streptococcus, meningococcus, gonococcus and tetanus bacillus। तो जब हम बात कर रहे हैं 1860 से 1910 के बीच की, जिसे हम गोल्डन ईरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं, इस टाइम पीरियड में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की गई। विशेष तौर पर जर्मन स्कूल्स में इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया गया और ये बताया गया कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोलेरा वीबियो की अगर हम चर्चा करें, कोलेरा वीबियो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीबियो का मतलब होता है कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक कॉमा सेल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? कॉमा की आकृति का अगर स्ट्रक्चर है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वीब्रियो। वीब्रियो, राइट? तो जो कॉमा सेल स्ट्रक्चर है जिसको कि हम वीब्रियो कह रहे हैं, एग्जांपल निकल कर आया कोलेरा वीब्रियो। कोलेरा वीब्रियो स्पेशली डिजेंट्री नामक रोग फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने नाम सुने होंगे, कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है उसको डिजेंट्री हो गई। छोटे बच्चों में कोलेरा वीब्रियो के प्रभाव के कारण बच्चों की डेथ तक हो जाती है। सो अल्टीमेटली डिजेंट्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोलेरा वीब्रियो नामक सूक्ष्म जीव रिस्पॉन्सिबल होता है। और अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉमा की आकृति का होता है। हिंदी में जो कॉमा लगाते हैं उस आकृति का होता है। सिमिलरली एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया जैसे टाइफॉइड बैसिलस की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो बैसिलस का मतलब है, बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लगी हुई है बैसिलस। बैसिलस मीन दैट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी संरचना, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रॉड की आकृति का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैसिलस कहते हैं। अगर हम टाइफॉइड बैसिलस की बात कर रहे हैं तो टाइफॉइड बैसिलस जो है वो टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली अगर हम न्यूमोकोकस, एक एग्जांपल दे रखा है न्यूमोकोकस, जो कि कहीं ना कहीं निमोनिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेनिंगोकोकस की अगर हम बात करें तो ये मेनिंजाइटिस नामक रोग पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नोट करना चाहिए आपको। मेनिंगोकोकस मीन दैट ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोकस, एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो कोकस है, कोकस का मतलब है, कोकस का मतलब है एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर कैसा? स्फेरिकल है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर स्फेरिकल है तो उसे हम कोकस के नाम से जानते हैं। और मेनिंगोकोकस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेनिंजाइटिस नामक रोग पैदा करता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस अपने आप में एक रोग है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, मेनिंजस में यदि स्वेलिंग पैदा होती है, मेनिंजस का मतलब भी फिर आपको मालूम होना चाहिए, हमारे ब्रेन में 3 टाइप्स के लेयर्स होते हैं जिन्हें हम मेनिंजस कहते हैं, और उन मेनिंजस में यदि सूजन पैदा हो जाए, स्वेलिंग पैदा हो जाए तो उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। इस रोग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेनिंगोकोकस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। गोनोकोकस कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में संक्रमण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और टेटनस का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये था गोल्डन ईरा, जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की गई और उनसे संबंधित रोग को डिस्कस किया गया। आज का जो टॉपिक था जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की चर्चा की, वायरसेस की बात की, वायरोइड्स की बात की, जो कि कहीं ना कहीं डिसीज कॉजिंग फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं, रोग फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन थ्योरीज ने आदि काल में चली आ रही जो थ्योरीज थी, जो ये मानते थे कि रोग के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर जिम्मेदार होता है, रोग ईश्वर हमें देता है बुरे कर्मों के कारण, इन सभी थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। थैंक यू सो मच।